मेरी छोटी बहन की शादी के बाद एक दिन मैं पति के साथ अपने पिता के घर घूमने आई। दरअसल घूमने नहीं, बल्कि मेरे पिता ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि हम सभी के साथ वो एक पारिवारिक मीटिंग करना चाहते हैं, इसलिए हम सभी समय पर आए। आज पहली बार ऐसा हुआ कि पापा ने हम सभी भाई बहनों को एक साथ बुलाया। 2 भाई, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे माँ और पापा के साथ इसी घर में रहते हैं। दोपहर को हम सबने एक साथ खाना खाया और उसके बाद हम सब पापा के कहे अनुसार ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। कुछ देर बाद पापा आए और माँ के पास बैठ गए। बहुत टेंशन हो रही है कि पापा क्या करने वाले हैं। अचानक पापा बोलने लगे, सुनो, तुम मेरे बच्चे हो, जब से तुम्हें ज्ञान हुए हैं शायद तुम मुझे एक अच्छे इंसान के रूप से जानते हो। मैंने भी एक आदर्श पिता बनने का प्रयास किया है और शायद कुछ हद तक सफल भी हुआ हूँ, जिसका परिणाम ये है कि आज मेरा प्रत्येक बच्चा अच्छा आचरण वाला, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। चुटकी, मेरी सबसे छोटी बेटी, तुम्हें भी अच्छे परिवार में और अच्छे लड़के से शादी करवाया। अमन की बीवी आई, वह भी 8 साल गुजर चुके। कम से कम मैंने बच्चों के प्रति ये जिम्मेदारी तो निभाई, लेकिन एक पति के तौर पर मैं बिल्कुल भी सफल नहीं हूँ, बल्कि तुम इसका उल्टा भी कह सकते हो। पापा की बातें सुनकर माँ उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पापा ने उन्हें रोकते हुए कहा, सुनीता, आज मुझे रोकने की कोशिश से कोई फायदा नहीं होगा। उम्र की अंतिम पड़ाव में, एक पति के रूप में, कम से कम अब मैं अपना कुछ कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। मैं अपने गलत कामों को अपने बच्चों के सामने स्वीकार करना चाहता हूँ। हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा कि पापा क्या कहना चाह रहे हैं। हम बार बार एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। पापा फिर कहने लगे, मैं अपने भाई बहनों में तीसरा और पढ़ने लिखने में अच्छा था। जब मैंने विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और घर गया तो मेरे पिता ने अपने दोस्त की बेटी के साथ मेरी शादी तय कर दी। हालांकि मेरी कोई अलग पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने मन ही मन सोच लिया था कि जिससे मेरी शादी होगी वो बहुत खूबसूरत होगी और उसका रंग गोरा तो होना ही होगा। लेकिन जब मैंने लड़की को देखा तो पाया कि वह बिल्कुल भी गोरी नहीं थी, बल्कि इसके विपरीत थी। मैं बहुत दुखी हो गया और अपने पापा पर बहुत गुस्सा भी हुआ, लेकिन पापा बहुत गुस्से वाले इंसान थे, इसलिए मैं उनसे बहुत डरता था और आखिरकार उस डर के कारण कुछ भी नहीं कह सका। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी हो गई, लेकिन शादीशुदा होते हुए भी मैं उस पत्नी को दिल से स्वीकार नहीं कर सका। वो तरह तरह से मुझे खुश करने की कोशिश करती थी, लेकिन जब भी मैं उसे अपने सामने देखता था तो मुझे जोरों का गुस्सा आ जाता था। फिर मैं शहर वापस आ गया और एक सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया। गलती से भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा। और अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बेहद शर्मनाक है, लेकिन मैं कहूँगा, मैं अपने पापों को अपने बच्चों के सामने कबूल करूँगा। ये कहते हुए पिता ने फिर से कहना शुरू कर दिया, नौकरी मिलने के 6 महीने के भीतर मैं जिस घर में किराए पर रहता था, मुझे उस घर की लड़की पसंद आने लगी क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी। इन 6 महीनों में मैं एक बार भी गांव नहीं गया। मैं लगभग हर दिन घर की छत पर उस लड़की से बात करता था और मन ही मन सोच भी लेता था कि बिना किसी को बताए उस लड़की से शादी कर लूंगा। अचानक एक दिन मैंने सुना कि लड़की का पति विदेश से आया है, लेकिन लड़की ने मुझे कभी नहीं बताया कि वह शादीशुदा है। मैं बड़ी मानसिक कष्ट चुकाकर गांव लौटा, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को कोई सम्मान नहीं दिया, बल्कि जब वो सामने आती तो मैं उससे दूरी बना लेता और वो मौका मेरी माँ और घर की दूसरी बहुएं उठाती। घर में कुल मिलाकर 13 लोगों के लिए कच्चे चूल्हे पर खाना बनाने से लेकर घर का सारा काम सुनीता अकेली ही करती थी। मैंने आधी अधूरी आंखों से 2-4 बार देखा था कि मसाले पीसने के कारण उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। सुबह जल्दी उठना और घर आंगन में झाड़ू लगाकर सबके लिए अपनी जान न्यौछावर करना उनकी दिनचर्या थी। फिर भी उसे शांति नहीं मिली, सभी उसके तरह तरह के नुक्स निकलकर परेशान करते थे। घर पर उससे प्यार सिर्फ मेरे पापा ही करते थे। खैर, मैं शहर वापस आ गया और कभी घर जाने के बारे में सोचा तक नहीं। जब पिता पत्र भेजते तो मैं किसी तरह उसका जवाब देता। ऐसे में एक दिन मुझे अपने पिता के पत्र से पता चला कि मेरी एक बेटी हुई है और वह बिल्कुल मेरे जैसी ही दिखती है। कम से कम मेरी बच्ची अपनी माँ की तरह काली नहीं है। मैं गांव आता हूँ। इस बीच एक एक करके हमारे 2 और बच्चे पैदा हुए। हालांकि उस समय मैंने पहले की तरह सुनीता का अपमान तो नहीं किया, पर उससे बहुत प्यार हुआ, वैसा भी नहीं। इसी बीच मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा बायां घुटना टूट गया। शहर में लंबे इलाज के बाद मुझे गांव लाया गया। उस समय सुनीता ने जिस प्रकार मेरी सेवा की, डॉक्टरों को दिखाया, नियमित व्यायाम कराया, समय पर दवा दी और मुझे स्वस्थ किया, वह भी पूरे परिवार की जिम्मेदारियां निभाने के साथ, कि मैं उस वक्त हैरान था ये सोचकर कि मुझे जिंदगी में कौन मिला। क्या सुंदर रूप ही सब कुछ है। रत्न को पहचानने में मुझे इतना समय लग गया। एक खूबसूरत मन पूरी दुनिया को खुशी से भर सकता है। तब पहली बार, शादी के 19 साल बाद, मेरी नज़र दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला, तुम्हारी माँ पर पड़ी।
एक दिन मेरी भाभी ने सुनीता को कुछ काम करने का आदेश दिया तो मैंने घर में सबको चिल्लाकर कहा कि मेरी पत्नी सारा काम क्यों करेगी, औरों की तरह वह भी इस घर की बहू है। हर किसी को उसे वो सम्मान देना होगा जिसके वो हकदार हैं। अजीब बात यह है कि मैंने 19 साल तक उसका इतना अपमान किया है, इतने कष्ट दिए हैं, लेकिन मैंने उसे कभी अपने सामने रोते नहीं देखा। शायद डर के मारे या फिर शायद वो छुप छुप कर रोती थी। लेकिन उस दिन सुनीता ने रोते हुए कहा कि वह जीवन में जो चाहती थी वह उसे मिल गया, क्योंकि उसके पति ने सबके सामने उसे अपनी पत्नी के रूप में सम्मान दिया। उस दिन मैंने भी बहुत रोया। मैंने इतने सालों तक ऐसी एक लड़की को इतना कष्ट दिया। 6 महीने के बाद मैं नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए शहर लौटा और सुनीता को अपने साथ लाने का फैसला किया। लेकिन बाधा बनी मेरी माँ। माँ ने उसे कभी मेरे पास नहीं आने दिया। अगर वो चली आई तो इतने बड़े परिवार को कौन संभालेगा? घर में दादा दादी ससुर सास की सेवा कौन करेगा? कुछ साल और ऐसे ही बीते, लेकिन फिर मैं नियमित रूप से कुछ दिनों बाद दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देखने के लिए गांव जाता था। इस बीच हमारी छोटी बेटी का जन्म हुआ। मेरी बड़ी बेटी तब कक्षा 9 में थी। चूंकि वह बहुत जल्दी लंबी और सुंदर हो गई, इसलिए उसे गांव में रखना खतरा हो गया और मैंने इसे एक वजह बनाकर घर में झगड़ा करने के बाद तुम सबको तुम्हारी माँ के साथ शहर ले आया। और उस दिन भी मेरे पिता ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, जिसके आंखों का तारा थी तुम्हारी माँ। 4 बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, घर में पैसे बेचने, बैंक में कुछ पैसे बचाने के बाद कुछ नहीं बचता। इसलिए मैं तुम्हारी माँ को जवानी के दिनों में कभी एक अच्छी साड़ी भी नहीं दे सका। फिर भी तुम्हारी माँ ने कभी शिकायत नहीं की। पापा के मुंह से माँ के दर्द को सुनकर हम सभी रो रहे हैं। इतने सालों में माँ ने एक बार भी हमें ये बातें नहीं बताई। पिताजी फिर कहने लगे, बड़ी बहू, छोटी बहू, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम्हें आज़ादी से जीने का अधिकार है, और तुम्हारी सास को भी। वह अभी भी घर में सबके लिए खाना बनाती है और तभी तुम लोग अपने करियर में व्यस्त हो सकते हो। यहाँ तक कि छुट्टियों के दिनों में तुम लोग घूमने निकलते हो और तुम्हारी सास घर के एक कोने में बैठी रहती है। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि तुम अपने सास ससुर को साथ लेकर संसार करने में तंग आते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अलग घर ले लो, क्योंकि तुम में वह एबिलिटी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस उम्र में सुनीता को फिर से तुम सबकी आदेशों का पालन करना होता है। मैं इसे और बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूँगा। इस घर में मैं और तुम्हारी सास रहेंगी। मैंने बहुत कम पैसे में जमीन खरीदी थी और वो पैसा तुम्हारी माँ के अपने पिता के घर से शादी में दिए गहने बेचकर और थोड़ा पैसे जो हमने बचाए वो थे। रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले उससे मैंने ये 3 मंजिला घर बनाया। घर के किराए से जो पैसा आता है वो हम दोनों के लिए काफी है। मैं तुम्हारी माँ के साथ वैसे ही रहूंगा जैसे इस उम्र के पति पत्नियां रहते हैं। मैं उसे रोज घुमाने ले जाऊंगा, शहर भर में घूमूंगा। अगर संभव हुआ तो मैं उसे देश के बाहर भी यथासंभव घुमाने ले जाऊंगा। तुम लोगों को हमें कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं करनी है, बस महीने में कम से कम एक रविवार हमारे साथ आकर बिताना है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कोई अफसोस नहीं। मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं, इसलिए चाहकर भी मिलना संभव नहीं है। अब से मैं सुनीता को घर का कोई काम नहीं करने दूंगा। यहाँ एक नौकरानी होगी जो सारा काम करेगी। हम जीवन के इस आखिरी पड़ाव में एक साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे। सारी बातें सुनकर माँ ने रोकने की कोशिश की, भाइयों ने भी रोकना चाहा, लेकिन पापा अपनी पत्नी को लेकर अलग रहने के लिए जैसे सेल्फिश हो गए। और भले ही माँ ने रोकना चाहा हो, उनके चेहरे पर एक चमक थी। ऐसा लगा मानो उन्हें कई वर्षों से जो नहीं मिला था वो एक ही पल में मिल गया। पापा फिर कहने लगे, आज वह खास दिन है जब मैं तुम्हारी माँ को देखने गया था, इसलिए मैं आज तुम्हारी माँ के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करूंगा। ये सुनकर माँ शर्म से किसी की ओर देख नहीं पा रही है। सिर झुकाकर कह रही है, दुहाई है, इस उम्र में ये क्या बोल रहे हो? लोग हंसेंगे, चिढ़ाएंगे। पापा ने कहा, जो हंसेगा वो हंसेगा। हंसना दिल के लिए अच्छा है। हमारी वजह से कुछ लोगों के दिल हेल्दी रहेंगे। पापा की बात सुनकर हम में से कोई भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। पिताजी ने फिर कहा, हमारी शादी की सालगिरह ठीक 1 सप्ताह बाद है, और यह मेरे जीवन में पहली बार है कि मैं हमारी सालगिरह धूमधाम से मनाऊंगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, लेकिन मेरी सुनीता के लिए सालगिरह का कुछ न कुछ उपहार लाना है, भले ही वह बहुत छोटे हों। ये कहकर माँ के साथ पापा भी बच्चों की तरह रोने लगे। लेकिन ये रोना खुशी का है, ये रोना सुख प्राप्ति का है, ये रोना बहुत दिनों तक कुछ न पाकर उसे पल में पाने का है। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी। धन्यवाद।